नमस्कार दोस्तों, पीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और मैं जनजाति वाला सेगमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। तो मैं समय व्यर्थ न करते हुए आपको सारी की सारी चीज़ याद कराता चलूँगा और आपको याद करते चलना है। जनजाति, जनजाति का मतलब क्या है? जनजाति क्या है? ध्यान रखिएगा, जनजाति वो है जो समाज की मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ी है। ध्यान रखिएगा, मतलब समाज की मुख्य धारा से क्या है, अलग है। वो क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अगर हम जनजाति शब्द की बात करें तो इसको याद रखिएगा, परिभाषा कहाँ पे दिया गया है? ध्यान रखिएगा। तो जनजाति समुदाय को परिभाषित कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे अनुच्छेद 366 खंड 25 बहुत प्यार से आपको याद रखना है। अनुच्छेद 366 खंड 25 में जनजाति समुदाय को परिभाषित किया गया है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो जनजातियों को अधिसूचित कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 342 एक। ये दोनों फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत अच्छे से याद रखना। तो क्या मैंने बोला? बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जनजाति, जनजाति वह है जो समाज की मुख्य धारा से आज भी जुड़ी नहीं है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, पीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए 2026 जो आने वाला आगामी एग्जाम है उसको ध्यान में रखा जा रहा है और हम लोग जनजाति वाले सेगमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। हाँ, मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए जनजाति सेगमेंट को कवर करने का प्रयास करूंगा और टॉपिक वाइज हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें जनजातियों में क्या क्या टॉपिक है, तो सिंपल सी बात, एक तो जनजाति सामान्य परिचय है, दूसरी बात यहाँ पे हम संवैधानिक प्रावधान वाला सेगमेंट करेंगे और तीसरा यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी, ये सारी चीज़ करेंगे। साथ ही इनका साहित्य एवं कल्चर वाला सेगमेंट भी हम लोग समय समय पर करेंगे। तो जनजातियाँ क्या होती है? जनजातियाँ सामान्य रूप से वह कहलाती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जनजाति समुदाय, ठीक है, ट्राइब कम्युनिटी की चर्चा कहाँ पे की गई है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 366 खंड 25। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, ध्यान रखिएगा। क्या शब्द बोला? कि ट्राइब कम्युनिटी। अगर आपसे पूछे जनजाति समुदाय की चर्चा कहाँ पे की गई है, तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 366 खंड 25 में की गई है। और जनजातियों को अधिसूचित कहाँ किया गया? अधिसूचित कौन करेगा? ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात। तो अधिसूचित कौन करेगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम ये सामान्य परिचय वाला सेगमेंट अभी देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो अधिसूचित कौन करेगा? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ध्यान रखिएगा। और किस आर्टिकल के अंतर्गत अधिसूचित कर सकता है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 342 एक। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जनजाति समुदाय की चर्चा कहाँ पे की गई है, तो याद रखिएगा जनजाति समुदाय की चर्चा बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जनजाति समुदाय की चर्चा की गई है 366 खंड 25 में की गई है। जबकि जनजातियों को अधिसूचित कहाँ किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो 342 एक में किया है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र अधिसूचित करेगा या विनिर्दिष्ट करेगा, तो याद रखिएगा वो किससे परामर्श लेगा? उस राज्य के राज्यपाल से। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। किससे परामर्श लेगा? उस राज्य के राज्यपाल से। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने का प्रयास करना है। क्लियर है बातें? तो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित करेंगे तो वहाँ के किससे परामर्श लेंगे? ऑप्शन में देगा विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आपको याद रखना है राज्यपाल से परामर्श लेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। क्लियर है बातें? अब देखें, मध्य प्रदेश याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय लोग हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है जनजातियों की। अगर हम बात करें तो कितनी है? 1,53,00,000।
याद रखिएगा, ठीक है। कितनी है? 1,53,00,000। ये 2011 की जनगणना के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी आगामी जनगणना हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें 77 लाख याद रखिएगा पुरुष है और 75 लाख याद रखिएगा महिलाएं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हर एक सेगमेंट को आपको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। क्लियर बातें? ये सारी की सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर बातें? अगर हम और बात करें आगे कि जनसंख्या की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र है, लेकिन याद रखिएगा प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश 13वां है। प्रतिशत की दृष्टि से 13वां, बहुत अच्छे। 13 और मेरा प्रतिशत, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखो कि 13 और मेरा प्रतिशत। तो क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। एक तो मैंने अभी जस्ट आपसे चर्चा किया, क्या क्या बात की उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वापस से, ताकि एकदम से याद हो जाए। मैंने ये बताया कि अगर आपसे पूछे जनजाति समुदाय मतलब ट्राइब कम्युनिटी की बात करें, ट्राइब कम्युनिटी जनजाति समुदाय की चर्चा अनुच्छेद 366 याद रखना खंड 25 में की गई है। अनुच्छेद 366 खंड 25। दूसरी चीज मैंने बताया जनजातियों को अधिसूचित कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किससे परामर्श लेकर? उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर। और ये किस अनुच्छेद में याद रखना? अनुच्छेद 342 एक में है। याद रखना अनुच्छेद 342 एक में, बहुत अच्छे से याद रखना। और क्या मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 1,53,00,000 है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, ध्यान रखिएगा। याद रख, बहुत अच्छे से याद रखना। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से याद रखना मध्य प्रदेश का 13वां नंबर स्थान है। कौन सा नंबर? 13वां। ये बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें कि इस 1,53,00,000 में कितने पुरुष जनजाति हैं और कितनी महिला जनजाति है, याद रखना तो पुरुष है 77 लाख और महिला है 75 लाख। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको क्रम बाय क्रम देखते चलना है। और बात करें जनजातियों से संबंधित, थोड़ा सा मैं आपसे और बातें करना चाहूँगा। जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के बाद शब्द की बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से इन शब्दों को याद रखना। देखो जनजातियों के लिए संस्कृत ग्रंथ में क्या कहा गया, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। बनवासी या अतिक्का। अब खुद सोचिए, अतिक्का ऐसा लग रहा है कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और बनवासी या अतिक्का का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत ग्रंथ में जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? बनवासी या अतिक्का कहा गया है। और आदिवासी शब्द जनजातियों के लिए किसने प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठक्कर बापा, काका कालेकर और हर्बर्ट रिजले। तो इनको पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखिए। रिजले के काका और पापा ने इनको आदिवासी कहा, ऐसे याद रखिए ताकि याद रहे। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात, रिजले, इनको पढ़िए रिजले। रिजले याद रखना, रिजले के काका और बापा को पढ़िए पापा। तो रिजले के काका और पापा ने क्या बोला? जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, ऐसे याद रखना ताकि याद रहे। तो क्या क्या याद रखोगे कि ठक्कर बापा, काका कालेकर और हर्बर्ट रिजले साहब ने याद रखना जनजातियों को क्या कहा? आदिवासी कहा। बहुत प्यार से याद रखना। तीसरा, पहाड़ी। पहाड़ी किसने बोला? याद रखना आदिवासियों के लिए गियरसन। अब ये बताइए, थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। जैसे ये पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है, समझिए बात को ताकि याद हो जाए। यहाँ पे चढ़ने के लिए गाड़ी को में क्या लगाना पड़ता है? गियर लगाना पड़ता है। अरे गाड़ी में गियर होता है कि नहीं होता? तो याद रखना पहाड़ी किसने कहा? याद रखना गियरसन साहब ने। किसको? जनजातियों के लिए कहा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पिछड़े हिंदू, बहुत अच्छे से याद रखना। वो घूर रहा, कैसे याद रखना? जैसे ये व्यक्ति है, वो घूर रहा है, किसको घूर रहा है? उस हिंदू को, ऐसे याद रखना। तो जीएस घुरिये साहब ने पिछड़े हिंदू कहा जनजातियों के लिए। तो जनजातियों के लिए जीएस घुरिये साहब ने कौन क्या शब्द बोला? पिछड़े हिंदू। विलीन मानव, याद रखिए विलीन मानव शब्द का प्रयोग किसने कहा? किया है दास ने। विलीन, तो कैसे याद रखना? ऐसे याद रखना। मौर्य काल में बहुत सारे दास थे, लेकिन आज वर्तमान में दास विलीन हो गए। तो याद रखना आज का मानव विलीन जो है ना, याद रखना दास विलीन हो गए। तो याद रखना विलीन मानव किसने बोला? दास ने को बोला। किसने बोला? दास ने बोला। पहले तो इतना याद करिए ताकि एकदम से याद हो जाए। संस्कृत ग्रंथ में जनजातियों के लिए क्या कहा गया? बहुत प्यार से याद रखिएगा। संस्कृत ग्रंथ में जनजातियों के लिए बनवासी या अतिक्का कहा गया। दूसरी चीज,
आदिवासी शब्द जनजातियों के लिए किसने बोला? एक तो याद रखना है हर्बर्ट रिजले, काका कालेकर और ठक्कर बापा ने बोला था, बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि पहाड़ी याद रखना बहुत प्यार से, किसने बोला था? गियरसन साहब ने। पहाड़ी शब्द किसने बोला था? गियरसन साहब ने, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पिछड़े हिंदू बहुत अच्छे से याद रखना, जीएस घुरिये साहब ने बोला था जनजातियों के लिए, बहुत प्यार से याद रखना। और दास ने क्या बोला था याद रखना? विलीन मानो, क्योंकि आजकल दास विलीन हो गए, ऐसे याद रखना ताकि याद रहे। फिर हम आपसे और बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दलित शब्द किसने बोला था? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दलित शब्द अंग्रेजों ने बोला था। तो अंग्रेज जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? बहुत प्यार से याद रखना, दलित शब्द का प्रयोग करते थे। जबकि गिरिजन और हरिजन, ऐसे याद रखो, महात्मा गांधी अपने आंदोलन में कभी गिर कभी उठ रहे थे, ऐसे याद रखो, गिर रहे थे कभी हरि का नाम ले रहे थे, ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। गिरिजन और हरिजन किसने? महात्मा गांधी जी ने बोला। और दलित शब्द किसने प्रयोग किया था? याद रखना, अंग्रेजों ने किया था। और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है जनजातियों के लिए? ध्यान रखना, संविधान में। कहाँ पे? संविधान में। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या क्या मैंने बोला, बहुत प्यार से याद रखने की जरूरत है। मैंने आपसे कुछ एक बार पूरा रिकॉल करते हैं ताकि एकदम से याद हो जाए, परमानेंट के लिए याद हो जाए, ताकि आपको तकलीफ न जाए। मैंने ये बोला जनजातियों, जनजाति वाला सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? एक बार मैं और आपको रिकॉल कराता हूँ ताकि एकदम से छप जाए दिमाग में। जनजातियों में मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 366 खंड 25, 366 खंड 25 में याद रखिएगा क्या है? जनजाति समुदाय की चर्चा की गई है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्या है? 13वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, इनको अधिसूचित कहाँ किया गया? मतलब राष्ट्रपति इन किसी भी जनजाति क्षेत्र को अधिसूचित करता है, लेकिन याद रखना किस आर्टिकल के तहत किया गया? अनुच्छेद 342(1) के तहत किया गया। और याद रखना, लेकिन राज्यपाल के परामर्श के परामर्श लेने के बाद। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 1,53,00,000 है, जिसमें 77 लाख याद रखना पुरुष और 75 लाख महिलाएं हैं। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है बात है? अब देखो, महत्वपूर्ण शब्द की बात करें तो संस्कृत ग्रंथ में याद रखना, इनके लिए बनवासी या अतिक्का शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत प्यार से याद रखना। और याद रखना, आदिवासी शब्द किसने बोला था? याद रखना, ठक्कर बापा, काका कालेकर और हर्बर्ट रिजले। एक चीज याद रखना, ठक्कर बापा के संबंध में, ये गुजरात के थे, याद रखना, बहुत अच्छे से आप साइड में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात। बहुत प्यार से याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखना, इनकी एक पुस्तक ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आपको लिख लेना है अपने साइड में, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। बाकी हम बहुत सारी पुस्तक आपको करवाएंगे, याद रखिएगा, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये बात आपको आपको लिख लेना अपनी कॉपी में। इनकी पुस्तक कौन सी है? ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे याद रखना कि पूरी ट्राइब इंडिया की ट्राइब्स का अध्ययन कर रहे थे, ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी लेखक, किसकी रचना है? याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये याद रखना, ठक्कर बापा की रचना है। बहुत अच्छे से दिमाग में रखने का प्रयास करना है। क्लियर बातें? और याद रखना कि ये जो ठक्कर बापा थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, और इन्हें आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। मतलब याद रखना, जनजातियों का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, किन्हें? ठक्कर बापा को, या पितृपुरुष कहा जाता है ठक्कर बापा को, याद रखना। और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से आपको याद रखना। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में भी ये सदस्य रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना, जो गोपाल कृष्ण गोखले का था, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, दलित शब्द का प्रयोग किसने किया? अंग्रेजों ने किया था। गिरिजन और हरिजन शब्द का प्रयोग किसने? महात्मा गांधी ने किया था, बहुत अच्छे से याद रखना। और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया। ये सारी की सारी चीज़ आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे बात करें जनजाति क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा आपसे बात करें, तो इसको बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, ये क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको एकदम से सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से दिमाग में जाती जाए। ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। देखो, अगर हम आपसे पूछे बोलें, सिंपल सी बात, इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें,
ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, मान लीजिए मध्य प्रदेश का मैप है, ये वाला होता है हिस्सा ईस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, वेस्ट। समझिएगा बात को। तो मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ईस्ट, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, और वेस्ट, ये वाला हिस्सा वेस्ट। मतलब पूर्वी हिस्से में कितनी परसेंट जनजाति रहती है, 14%, याद रखिएगा, बहुत प्यार से याद रखना। उत्तर वाले हिस्से में 26% जनजाति रहती है, बहुत अच्छे से याद रखना। और पश्चिम वाले हिस्से में बहुत प्यार से याद रखना, 36%। कितने परसेंट, 36%। और निचले वाले हिस्से में 23% जनजाति रहती है। इसका मतलब ये याद रखना, बहुत प्यार से याद रखना, कुछ भी पॉइंट छोड़ना मत। मतलब अब मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस वाले बेल्ट में रहती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना पश्चिमी बेल्ट में, क्योंकि परसेंटेज में कौन सा ज़्यादा है, पश्चिम वाले बेल्ट में, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर पूछे कि दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, तो उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि 26% है। और फिर क्रम पूछे तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, तो दक्षिणी क्षेत्र में। तो आपसे क्रम पूछे तो क्या बताओगे कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में 14% ये जनजाति रहती है। तो आपको ये मैप के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना। जैसा कि ये मैप बना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 26% लिखा है उत्तरी क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा कहलाया। ये पूरा क्या कहलाया, उत्तरी वाला हिस्सा कहलाया। देखो मैप बना है, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पूरा बेल्ट उत्तरी। तो यहाँ पे 26% रहती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, तो आपको यहाँ पे 14% देखने को मिल रही है। ये वाला हिस्सा पश्चिमी वाला बेल्ट कहलाता है, तो यहाँ पे 36% जनजाति देखने को मिल रही है। और ये वाला दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पे 23% जनजातियाँ निवास करती है। ये बात आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना। अब कुछ चीज़ें यूनिक बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आपको उसी तरह आपको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। क्लियर बात है। थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना। देखो मोटी मोटी जनजातियों के संबंध में पहले बात करेंगे। यहाँ वाले बेल्ट में, उत्तरी वाले बेल्ट में, याद रखना मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी वाले बेल्ट में, क्या शब्द बोला, मध्य प्रदेश के इस वाले बेल्ट में, उत्तर पश्चिमी वाले में, कुल मिला के उत्तरी बेल्ट में की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी वाली, ये उत्तर पश्चिमी वाला बेल्ट है, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी वाले बेल्ट में सहारिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी, सहारिया। बस अभी मोटे मोटे सामान्य परिचय में बता रहा हूँ, इसको अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको अलग से पढ़ना है, तभी जाके आपको याद भी रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें आगे और बात करें तो इस वाले बेल्ट में अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी वाले बेल्ट में, ये मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें, ये छोटा सा मैप यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट याद हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैं एक प्यारा सा मध्य प्रदेश का मैप बनाता हूँ, समझिएगा, समझिएगा बात को। ये प्यारा सा अगर ये बात करें तो ये है उत्तर पश्चिमी वाला बेल्ट, ये पूरा क्या है, उत्तर पश्चिमी वाला बेल्ट। तो यहाँ पे पाई जाएगी, यस से लिख देता हूँ सहारिया, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, अब मैप बना के ध्यान रखिएगा। और इस वाले बेल्ट में ये है दक्षिण पूर्वी वाला बेल्ट। देखो ये नीचे वाला दक्षिण, ये वाला होगा पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी वाले बेल्ट में मुख्य रूप से याद रखिएगा गोंड बैगा जनजाति पाई, मुख्य रूप से यहाँ पे भी गोंड पाई जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी इस वाले हिस्से में भी गौड़ जनजात पाई जाती है, प्लस इस वाले हिस्से में भी बैगा जनजात पाई जाती है, और इस वाले हिस्से में भी बैगा। गौड़ बैगा मतलब दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के बेल्ट में पाई जाती है। अगर आपको आइडियाज है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी वाले बेल्ट में कौन कौन से जिले हैं, जैसे इस वाले बेल्ट में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, मंडला डिस्ट्रिक्ट है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, इस सीधी शहडोल वाला डिस्ट्रिक्ट है, इस वाले बेल्ट में मुख्य रूप से गोंड बैगा ट्राइब से पाई जाती है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते चलना है, फिर हम जब सिंगल सिंगल इन जनजातियों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडियाज मिलेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना। क्लियर बातें। तो आपको इसी तरह क्रम में ध्यान रखना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पश्चिमी बेल्ट, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी बेल्ट में याद रखिएगा मुख्य रूप से भील एवं उसकी सब ट्राइब पाई जाती है, मतलब भील एवं उसकी उपजातियां पाई जाती है इस वाले बेल्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वाले बेल्ट में कौन सी, सहरिया जनजात। उत्तरी वाले बेल्ट में कौन सी जनजात, सहरिया जनजात। पश्चिमी वाले बेल्ट में भील एवं उसकी सब ट्राइब, मतलब भील एवं उसकी उपजातियां पाई जाती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले बेल्ट में। और इस वाले बेल्ट में, दक्षिणी वाले बेल्ट में याद रखना कोरकू जनजाति, अगर बड़ी ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो कोरकू जनजाति पाई जाती है दक्षिणी वाले बेल्ट में, कोरकू याद रखिएगा। और दक्षिण पूर्वी
पूर्वी वाले बेल्ट में गोंड और बैगा पाई जाती है, जबकि पर्टिकुलर बघेलखंड रीजन में पूर्वी बेल्ट में कोल जनजाति पाई जाती है। आप अपने कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा, कौन सी जनजाति, कोलबे। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी वाले मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है, पश्चिमी वाले बेल्ट में भील जनजाति पाई जाती है, दक्षिणी वाले बेल्ट में मुख्य रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी वाले बेल्ट में यहाँ पे वाले बेल्ट में गोंड और बैगा जनजाति पाई जाती है, प्लस पूर्वी वाले बेल्ट में कोल। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि छिंदवाड़ा वाले बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में मुख्य रूप से कोरकू के जस्ट बगल में भारिया ट्राइब्स पाई जाती है, इस वाले बेल्ट में, मतलब छिंदवाड़ा वाले बेल्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ को आपको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। क्लियर बात है? तो थोड़ा सा याद रखना। एक बार अभी PYQs में आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी जस्ट किसी एग्जाम में पूछा था, मैं आपको बताता चलूंगा। ये प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 36% जनजाति, सभी जनजातियों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सभी क्षेत्रों की जनजातियों में परसेंटेज की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे याद रखने योग्य बातें, बहुत प्यार से याद रखना। हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाते चलेंगे और आपको याद कराते चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। याद करने योग्य बातें बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें जनजातियों, हम जनजाति के बारे में ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मध्य प्रदेश में आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात कितना, 984, मतलब 984, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अपने कॉपी में लिखो और याद करो। देखो 4 दूनी 8, 1 9, उल्टा याद करो, उल्टे से याद करो, ताकि या ऐसे याद करो 9 के बाद 8, और 8 का आधा क्या होता है 4, तो 984 याद रहेगा क्या? इसी तरह याद करना पड़ेगा, नहीं आप भूल जाओगे। 984 याद रखना। तो लिंगानुपात क्या है मध्य प्रदेश में जनजातियों का, बहुत प्यार से याद रखना, 984। और भारत में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 990। हो सके स्टेटमेंट में आपसे पूछ कह दे कि किनका लिंगानुपात ज़्यादा है, तो अगर स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न बन जाए कि भारत के सापेक्ष मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि भारत में 990 है। या हो सके ऐसा पूछ ले कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि ज़्यादा कहाँ है, आपको याद रखना, ये भारत के लिंगानुपात से कम है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कहाँ पे, जनजातियों का कितना है, 984, जबकि भारत का 990, याद रखिएगा। अगर साक्षरता दर की बात करें जनजातियों की, हम सिर्फ जनजातियों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, गलत मत कर देना कि ऑल ओवर में की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर साक्षरता दर की बात करें, बहुत प्यार से आपको याद रखना है, साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर याद रखना, ऐसे याद रखो 100% में, ऐसे थोड़ा इमेजिन करना है, 50%, 50% पढ़ाई लिखाई करते हैं और 50% घूमते फिरते रहे, ताकि याद हो जाए आपको, मेनली मकसद ये है। तो साक्षरता दर कितना है, 50.6%, ये एग्जैक्ट याद रखना है। साक्षरता दर कितना है, 50.6% जनजातियों की, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 में अगर 9 जोड़ दोगे तो पुरुष साक्षरता आ जाएगी, और इस 50 में से 9 घटा दोगे तो महिला साक्षरता आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना इस 50%, ऑल ओवर 50% में याद रखना पुरुष साक्षरता कितनी है, 59%, क्योंकि 9 जोड़ने पर 59 हो जाएगा, और 50 में -9 करने पर याद रखना महिला साक्षरता निकल आएगी। तो महिला साक्षरता कितनी है जनजातियों की, 41%। तो आपको एक बार मैं और रिकॉल कराना चाहूँगा। तो देखो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया कि अगर मध्य प्रदेश के लिंगानुपात जनजातियों के संबंध में पूछे तो क्या बताओगे, बहुत प्यार से आपको याद रखना 984, क्या याद रखना, 984, बहुत प्यार से याद रखना। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, 990, याद रखना। साक्षरता दर की बात करें, हम आगे बात करेंगे साक्षरता दर मध्य प्रदेश में जनजातियों का, तो ऐसे याद रखो 50% साक्षर है, 50% निरक्षर है, ऐसे याद रखो ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे, याद रहे। तो याद रखना 50% साक्षर है जनजाति, याद रखिएगा, जिसमें से 9 जोड़ने पर 59 हो जाएगा, तो पुरुष साक्षरता कितना हो जाएगी जनजातियों से संबंधित, 59%, बहुत अच्छा। और 50 में 9 घटाओगे तो महिला साक्षरता निकल आएगा, तो 50 - 9 मतलब 41% महिला साक्षरता है इस 50
50.96% में याद रखिएगा, और 50.6% में 59% क्या है याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता। ये बात, क्योंकि इनको आधार 100 माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? अगर आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हम जनजातियों के घनत्व के संबंध में बात करें, तो मतलब 1 किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं, इतना याद रखना, बहुत प्यार से आपको याद रखना। तो 50 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा। समझ गए ना? मतलब ये जैसे 1 किलोमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इसके बीच याद रखना 50 लोग रहते हैं जनजाति। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से आपको याद रखना। तो घनत्व क्या है याद रखिएगा, जनजातियों का घनत्व 50 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जनजाति प्रतिशत की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से, यह सामान्य परिचय वाला सेगमेंट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हम लोग एक एक टॉपिक को करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत 21.01%, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछे मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 21.01%। और भारत में इनका प्रतिशत अगर बात करें तो 8.6%। इसका मतलब भारत की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा है जनजातियों का प्रतिशत। एमपी में याद रखना, पर्टिकुलर एमपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट के हिसाब से चलेगी चीज़ें। लेकिन एमपी में प्रतिशत की बात करें अगर जनजातियों की, तो 21.01% है, बस इतना याद रखना। अगर भारत की बात करें तो टोटल भारत में कितना है, 8.6%। किनकी? अनुसूचित जनजातियों की। अगर भारत की कुल जनजाति का मध्य प्रदेश में प्रतिशत, देखो सुनो, अलग अलग प्रश्न बनेगा। अगर मध्य प्रदेश की जनजाति प्रतिशत पूछे तो 21.01%, लेकिन भारत के सापेक्ष में अगर पूछे तो यहाँ पे उत्तर अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो भारत की कुल जनजाति, जैसे मान लीजिए पूरे पूरे भारत की कुल जनजाति है, उसमें मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, 14.7%। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर देना। अगर भारत के संदर्भ में पूछेगा तो 14.7 लगाना है। मध्य प्रदेश में जनजाति प्रतिशत के संदर्भ में मध्य प्रदेश में जनजाति प्रतिशत पूछेगा तो 21.01% लगाना है। बहुत अच्छे से याद रखना, कितना है, 21.01%। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति समूह की बात करें तो वर्तमान में 43 है, वर्तमान में 43 है, ध्यान रखिएगा। अब कितनी है, 43, लेकिन 2003 तक 46 थी, 2003 तक 46 थी। तो कौन कौन सी जनजातियों को 3 को हटा दिया गया, जिसके कारण अब केवल 43 बची हैं। पहले 46 थी 2003 तक, अब हटा 3 को हटा दिया गया। कौन कौन सी, याद रखना, कीर, मीना और पारधी। बहुत प्यार से याद रखना, इन तीनों को जनजाति से हटा दिया गया, जनजाति अब नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, कीर, मीना और पारधी। और ये कब हटाया गया, 8 जनवरी 2003 को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कब हटाया गया, 8 जनवरी 2003 को। बहुत प्यार से याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट, ताकि आपको किसी भी प्रकार से ध्यान गलत ना हो, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, तो मध्य प्रदेश में कुल जनजाति समूह की बात करें तो याद रखना, अब कितनी है, 43 है। 3 को हटा, पहले कितनी थी 2003 तक, 46 थी। कौन कौन हटा दी गई है, कीर को हटा दिया गया है, मीना और पारधी। अब एक बात ध्यान, कीर और पारधी कहाँ निवास करती है, कीर और प्लस पारधी, ये दोनों याद रखना, ये रायसेन में निवास करती है और भोपाल में। ये कीर और पारधी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कीर और पारधी मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है, तो लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इसमें नहीं लिखा है। कीर और पारधी कहाँ पे निवास करती है, रायसेन प्लस भोपाल, रायसेन प्लस भोपाल। बहुत प्यार से याद रखिएगा, रायसेन और भोपाल। तो क्या याद रखना, जबकि मीना मुख्य रूप से याद रखना, ये राजस्थान से लगे हुए जिलों में निवास करती है, जैसे गुना हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, इस वाले बेल्ट में मीना जनजाति। प्लस ये विदिशा के सिरोंज तहसील में निवास करती है, ये लिख लीजिएगा सारे का। स्ट्रेच पॉइंट जो लिख बोल रहा हूँ ना, इनको आपको लिखते चलना। विदिशा के सिरोंज तहसील में यह निवास करती है, ये पॉइंट आपको भी विशेष रूप से दिमाग में रखना है। क्लियर बात है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना, हर एंगल से हम कवर करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तुम याद रखना, कीर और पारधी कहाँ पे निवास करती है, बहुत प्यार से याद रखना, रायसेन में। जबकि मीना याद रखना, विदिशा में निवास करती है। ये सारी की सारी पॉइंट को आपको बहुत प्यार से आपको ध्यान रखना है। कुछ और जनजातियों के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी जनजातियां हैं लेकिन काम की हैं। अगर आपसे पूछ ले
छोटी छोटी जनजातियां, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ सामान्य परिचय में। सौर या सौर जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात, सौर कौन मचाएगा, बुंदेलखंड के लोग, ऐसे याद रखो। तो ये मुख्य रूप से सौर और सौर, या खुद सोचो ना, बुंदेलखंड के लोग, अन्यथा मत लेना, बस याद करना है, याद कराना मेरा काम है। सौर मतलब शोर, बुंदेलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी, तो ऐसे सुना है ना, शोर मचाते हैं। तो सौर और सौर जनजाति मुख्य रूप से बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड के कौन कौन से जिले आते हैं, खुद सोचिए ना। बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड रीजन में सौर जनजाति पाई जाती है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, खुद सोचिए, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, ये बुंदेलखंड के जिले हैं ना। तो इसका मतलब सौर जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी, पन्ना, छतरपुर, सागर, निवाड़ी, इस वाले बेल्ट में सौर जनजाति पाई जाएगी। याद रखिए, गलत मत करिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मतलब ये है, मैं एक बार मैप बना के बता देता हूँ। देखो, सौर जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। एक बार मैप, प्यारा सा मैप देखो, ये याद रखिएगा। ये छोटा सा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड में याद रखना कौन सी जनजाति पाई जाती है, सौर या सौर, याद रखना। तो कैसे याद रखोगे कि शोर कौन मचाते हैं, बुंदेलखंड वाले। और बुंदेलखंड के कौन कौन से जिले हैं, अगर हम बात करें बुंदेलखंड में, आपको जिला तो पता होगा कि ये बुंदेलखंड का जिला है, जैसे दमोह हो गया, सागर हो गया, निवाड़ी हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर, टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में सौर जनजाति पाई जाती है, याद रखना। और अगर हम बात करें आगे की, कवार जनजाति, किसके बारे में बता रहे हैं आपको, मैं आपको आगे के बता रहा हूँ, कवार जनजाति के बारे में बात करूंगा। तो कवार जनजाति में कुवारे लोग कैसे कवार को पढ़ो, कुवारे। तो कुवारे लोग कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। और कुवारा कौन है, अनूप, सीधा सा अनूप है। तो याद रखना, अनूप सीधा साधा है, ध्यान रखिए। सीधा साधा मतलब सीधी, शहडोल, सिगरौली, अनूपपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से कवार जनजाति पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो कवार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। कहाँ, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, कहाँ पे पाई जाती है कवार जनजाति, बहुत प्यार से याद रखना। तो कवार जनजाति बहुत प्यार से याद रखना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, कहाँ पे पाई जाती है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना। तो कवार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरी, ये सिगरौली, बहुत अच्छे। तो कवार कौन है, कवारा कौन है, कवारा याद रखना, कवारा, कवार को पढ़ो कुवारा। कुवारा कौन है, अनूप, और अनूप सीधी है, सीधा साधा है, ध्यान रखना। और वो शहडोल में जा, शहडोल और सिगरौली में नौकरी करता है, ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। तो कवार जनजात कहाँ पाई जाती है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, ये बात आपको ध्यान रखना। पानिका, सीधी शहडोल वाले जब जाता हूँ ना घूमने, तो पानी हमें दे देते हैं पीने के लिए, ऐसे याद रखो। तो सीधी शहडोल वाले हमें पानी दे देते हैं जब हम घूमने जाते हैं उनके यहाँ, ऐसे याद रखो। तो पनिका ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, सीधी और शहडोल में, बहुत बढ़िया से याद रखना, इन सब चीज़ों को भूल मत जाना, सीधी और शहडोल में पाई जाती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें पाओ जनजाति, पाओ पाएंगे वहाँ जहाँ कुवारे लोग रहेंगे, ऐसे याद रखो। पाओगे यहाँ जहाँ कुवारे, तो कवार जनजाति जहाँ पाई जाएगी वहीं पे पाओ जनजाति पाई जाएगी। जैसे देखो, जैसे कवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, खुद सोचो ना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली। तो सीधी, अनूपपुर, शहडोल, ये तो 3 तो हो गए, बस सतना एक्स्ट्रा याद रखना है पाओ जनजाति में। तो पाओ जनजाति कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, सीधी, अनूपपुर, शहडोल और सतना में पाई जाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से। तो क्या क्या मैंने बताया, एक बार और देखो, पहले याद रखो। सौर जनजाति मुख्य रूप से याद रखिएगा, सौर या सौर याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, पन्ना, छतरपुर, सागर, निवाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए लगातार ये पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे क्रम बाय क्रम। और जो जुलाई में होने वाला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें हम बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ कराएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम आगे चलकर मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी भी आपको यूट्यूब से में प्रोवाइड कराएंगे। इसी क्रम में समय समय पर हम हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने पढ़ाया था, तो पिछली बार मेरे पढ़ाने से 50 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन आए थे। यकीन के साथ कहता हूँ, इस बार भी उसी तरह, इस बार पूरे के पूरे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना, क्योंकि मैं इस बार कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भिम्मा जनजात के संबंध में भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। भिम्मा जनजाति याद रखना, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले बेल्ट में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी वाले बेल्ट में, दक्षिण मतलब मुख्य रूप
से अगर बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और सीधी शहडोल में भी पाई जाती भीमा। लेकिन मुख्य रूप से संकेंद्रण कहाँ अगर यहाँ पे बात करें तो ये दक्षिणी बेल्ट है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी वाला बेल्ट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? ये दक्षिणी पूर्वी वाला बेल्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सी? डिंडोरी है क्षेत्र, बालाघाट है, मंडला, ठीक है, इस वाले बेल्ट में भीमा ट्राइब से पाई जाती है। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। कहाँ पे? इस वाले बेल्ट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है? तो आपको धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ याद करते चलना है। और अगर हम बात करें, यह भी सामान्य परिचय वाला सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम जनजाति जनसंख्या की बात करें, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, अगर ये टॉपिक लिख लेना आपने, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, ये हेडिंग रहेगी। आप हेडिंग क्या रखोगे? जनजाति जनसंख्या की अगर बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है पूरे मध्य प्रदेश में? तो याद रखना, ये क्रम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये क्रम पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे ज़्यादा धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ, फिर छिंदवाड़ा। तो कैसे याद रखोगे? क्रम याद कैसे याद रखोगे कि धार बड़बड़ा रहा है, झाबुआ छींक रहा है। तो धार बड़बड़ा, तो धार से धार याद रखना नंबर 1 में। दूसरे नंबर में क्रम याद रखना, बड़बड़ा, बड़बड़ा से याद रखना बड़वानी, धार बड़बड़ा रहा है, झाबुआ छींक रहा। तो तीसरे नंबर में झाबुआ आएगा, और छींक से याद रखना, छ से छींक, छ से छिंदवाड़ा, याद रखिएगा। तो क्रम याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से ये ऊपर नीचे क्रम कर देगा, ध्यान रखना। तो आपको क्रम बिल्कुल भी गलत नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पे है, याद रखना, मध्य प्रदेश में धार। फिर याद रखना, धार बड़बड़ा रहा, तो धार के बाद बड़वानी, याद रखिएगा, बड़बड़ा रहा, झाबुआ छींक रहा। तो तीसरे नंबर में झाबुआ, चौथे नंबर में छींक से याद रखना छिंदवाड़ा। तो धार बड़बड़ा रहा, झाबुआ छींक रहा। अगर प्रतिशत की बात करें, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ है, याद रखना, तो अझब है, अझब है, याद रखना। क्रम याद रखोगे क्योंकि क्रम पूछा जाता है। अझब है, आ से याद रखना अलीराजपुर, झा से झाबुआ, ब से बड़वानी। तो क्रम याद रखना, प्लीज याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा कहानी। तो याद रखना, अगर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है, तो क्या बताओगे? अझब है। आ से अलीराजपुर, झा से झाबुआ, ब से बड़वानी। अगर प्रतिशत अलीराजपुर की बात करें तो 89% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, अगर एक बार और रिकॉल करें तो अगर जनजाति जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, याद रखना है। क्रम याद रखना, धार बड़बड़ा रहा है, झाबुआ छींक रहा है, ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। धार बड़बड़ा से याद रखना धार सबसे ज़्यादा, फिर बड़बड़ा से याद रखना बड़वानी दूसरे नंबर में, बड़बड़ा रहा, झाबुआ छींक रहा तीसरे नंबर में, झाबुआ, और छींक से याद रखना छिंदवाड़ा। तो धार बड़बड़ा रहा, झाबुआ छींक रहा, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और प्रतिशत में याद रखना, अझब है, आ से अलीराजपुर, झा से झाबुआ, ब से बड़वानी। ये सारी की सारी चीज़ आपको बहुत बढ़िया से दिमाग में रखने का प्रयास करना है। अगर हम बात करें और यहीं पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति मध्य भारत क्षेत्र में अगर हम बात करें तब ये वाले हिस्से में, मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। मतलब कुल मिला के चंबल वाले बेल्ट में, मतलब मध्य भारत के पठार वाले बेल्ट में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना। कुल मिला के भिंड, दतिया, मुरैना, ये क्रम गलत मत कर देना। तो BDM याद रखो, BDM, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ा भाई जो है DM है, ऐसे याद रखो। B से बड़ा भाई याद रखो, D से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट याद रखो। तो B से बड़ा भाई, B से मतलब भिंड, D से दतिया, M से मुरैना। तो बड़ा भाई क्या है? DM है। तो याद रखना, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्रम पूछा जाएगा तो सबसे सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, याद रखना भिंड में, फिर उसके बाद दतिया में, फिर उसके बाद मुरैना, याद रखना। फिर प्रतिशत में याद रखना, यहाँ पे दतिया चला जाएगा पीछे साइड और मुरैना इधर आ जाएगा। तो न्यूनतम प्रतिशत याद रखना, प्रतिशत में अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे BMD मसाला सुना है आपने? BMD का मसाला आता था कि नहीं आता था? ठीक है, याद रखना। तो भिंड, मुरैना और दतिया, बहुत प्यार से याद रखना, भिंड, मुरैना, दतिया, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से दिमाग में रखना। क्लियर बात है? ये सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखना। तो हमने
एक बार हम आपको और रिकॉल करा देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए सारी की सारी चीज़ हमने किस किस पे चर्चा की। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की, जैसे यहाँ पे हम बात करें सामान्य परिचय के रूप में तो हमने ये अनुच्छेद 366 खंड 25 के बारे में बात की, यहाँ पे जनजाति समुदाय की चर्चा की, साथ ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और प्रतिशत की दृष्टि से 13वां नंबर है। मैंने ये सारी की सारी चीज़ बात की और टोटल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति 1,53,00,000 है, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बात की, जैसे संस्कृत ग्रंथ में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कहा गया, अतिक्का या वनवासी शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं आदिवासी शब्द के आदिवासी जनजातियों के लिए प्रयोग किसने किया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था जनजातियों के लिए, ठक्कर बापा, काका कालेकर और हर्बर्ट रिजले साहब। पहाड़ी किसने बोला था, याद रखना जॉर्ज गियर्सन। पहाड़ में चढ़ने के लिए गियर लगाना पड़ता है, ऐसे याद रखो। और फिर मैंने पिछड़े हिंदू, वो घूर रहा, वो कौन घूर रहा, जीएस घूरिए, ऐसे याद रखो। ये मैंने सारे के सारे पॉइंट फिर बताया। मैंने बताया कि विलीन मानव अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने बोला था, दास ने बोला था। ये सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखना। जबकि दलित शब्द अनुसूचित जनजातियों के लिए अंग्रेजों ने, जबकि गिरिजन शब्द एवं हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने, जबकि अनुसूचित जनजाति शब्द किसने बोला, याद रखना संविधान में कहा गया। ये सारी की सारी चीज़ हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, लगभग 36%। ये सारी की सारी डिस्कस किया। फिर लिंगानुपात की बात की तो मध्य प्रदेश में 984 लिंगानुपात, जबकि साक्षरता दर की बात की तो 50.6% है। ये बात आपको मैंने की, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने बात की मध्य प्रदेश में जनजाति प्रतिशत घनत्व की बात करें तो 21.01% की बात की, जबकि भारत की कुल जनजातियों का मध्य प्रदेश में प्रतिशत 14.7%। ये सारी की सारी चीज़ हमने बात की। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में जनजाति समूह कितने हैं, 43 है, क्योंकि 3 हट गई हैं। कब हट गई हैं, 8 जनवरी 2003 को हट गई है, याद रखिएगा, कीर मीना पारधी। बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ याद रखना। फिर मैंने इन छोटी छोटी जनजातियों के बारे में बात की, तो आपको बार बार इन वीडियो को देख लेना है ताकि आपको किसी भी तरह से तकलीफ न जाए। फिर हमने बहुत सारी चीज़ ये डिस्कस किया, तो मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और सामान्य परिचय वाला ये सारा का सारा पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। बस इसको आपको वीडियो के माध्यम से देखना और अगला सेशन आएगा संवैधानिक प्रावधान। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से जनजाति वाला सेगमेंट को किया। इसके बाद कौन सा आएगा, संवैधानिक प्रावधान। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग करने के लिए। और इसी तरह आप अपने दोस्तों तक ये सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 मैं आपको पूरी तरह से पेपर फर्स्ट में ये सारी की सारी चीज़ कवर करा रहा हूँ। इसी के साथ साथ पेपर फर्स्ट में आपको पॉलिटी वाला सेगमेंट भी कराया जाएगा, पीआर एकेडमी के एक नए टीचर के द्वारा कराया जाएगा, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ मिलती जाए। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लास को रोकेंगे और इसके आगे संवैधानिक प्रावधान का नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार बना रहे इसी तरह। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।